नमस्कार साथियों, मैं निशांत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी टीचर्स पर। देखो, हम समास और संधि अपनी पुरानी वीडियोज़ में ख़त्म कर चुके हैं और उसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स और परिभाषाएं दे दी गई हैं। वैसे तो पर्याप्त है, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से और कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आपको दिए जाएंगे। समास और संधि में कन्फ्यूजन ना हो, आपको उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। और समास में जो कन्फ्यूजन होगा आपस में कौन सा समास में किस में जाएगा, और संधि में उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा आज, ठीक है। तो समास, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, समास 6 प्रकार का है। 4 इसके मूल भेद हैं, ठीक है, और 2 तत्पुरुष के भेद हैं। सबसे पहला भेद क्या था इसका? अव्ययी भाव समास, ठीक है। और इसका आपको क्या पता था भाई? इसका प्रथम पद या फिर पूर्व पद प्रधान होगा, ठीक है। इसकी ट्रिक भी आपको मैंने बताई थी, अनुआ प्रति ध्यान भरने यथावत रे, ठीक है। उस तरह से उसमें जो भी शब्द शुरू में लगेंगे उनसे मिलने वाले शब्द कैसे होंगे? अव्ययी भाव समास के। जैसे कि अब अगर मैं आपको बताऊं सबसे पहले अव्ययी भाव समास के, देखो यार, भर पेट, ठीक है, भर पेट हो गया, ठीक है, हो गया यथाक्रम, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल्स वो होंगे जो, मतलब देखो, ये वाले एग्जाम्पल्स आपने पढ़े होंगे लेकिन थोड़ा कम पढ़े होंगे, ठीक है। आपने वही पढ़ रखे होंगे अनुशासन, ठीक है, मतलब जिनमें केवल उपसर्ग पर ध्यान दिया गया हो। अब उपसर्ग पर ध्यान देंगे तो क्या बनेगा? अव्ययी भाव समास। भर पेट होगा, यथाक्रम हो गया, अब हो गया यथा शक्ति हो गया, ठीक है, आमरण हो गया, ये तो पढ़े होंगे आपने, और आ जन्म हो गया, ठीक है। अब यथाशक्ति हो गया, यथाक्रम हो गया, भरपेट हो गया, ठीक है। अब हो गया अनुपस्थित हो गया, प्रतिकूल कर लो, ठीक है, प्रतिकार कर लो, प्रति के हैं जैसे, ठीक है, और ध्यान पूर्वक हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएंगे अव्ययी भाव के हमारे एग्जाम्पल्स। इनमें देखो क्या क्या देखना आपको, मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी? अनु, आ, प्रति, ध्यान, भर, नी, यथा, अरे ये वाली थी ना। तो अनु के हो जाएंगे हमारे पास अनुकरण करना, अनुपस्थिति, ठीक है, इस तरह से। और आ के आमरण, आ जन्म, ठीक है, आसन, ठीक है, इस तरह से। और प्रतिकार हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान पूर्वक हो जाएगा, ठीक है, और भर पेट है, और यथाक्रम है, यथाशक्ति है, ठीक है। तो इस तरह से ये किसके एग्जाम्पल्स आएंगे? हमारे अव्ययी भाव समास के। अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल्स। नंबर 2, तत्पुरुष समास। जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि तत्पुरुष समास में हमारा द्वितीय पद प्रधान होगा, द्वितीय पद, ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं हम उत्तर पद प्रधान होगा, ठीक है। और तत्पुरुष समास में आपको पहले समझाया गया है कि तत्पुरुष समास जो है हमारा कारक चिन्हों पर काम करेगा, कर्ता कारक को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे कारक चिन्ह होंगे वो सभी के सभी तत्पुरुष समास में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे हम इसमें बहुत सारे देखेंगे एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारे बनेंगे आपको। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या बनेगा इसमें, जो बिल्कुल आसान सा आपने पहले पढ़ा होगा, राजपुत्र, राजकन्या, ठीक है। लेकिन इसमें हमें तो पता चल जाता है कि ये तत्पुरुष समास का है। दिक्कत आती है ये बताने में कि तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान। अब जैसे राजकन्या, राज और राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, राजा की कन्या, ठीक है। तो इनमें सभी में क्या हो जाएगा भाई? हमारा संबंध तत्पुरुष। तो हमें छटनी करनी पड़ेगी बिल्कुल अलग अलग। अब जैसे ऋण मुक्त है, ऋण मुक्त है, और जैसे अब यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे कन्यादान लिखा हुआ है। हम कभी कभी सोच रहे थे कन्या का दान कर दिया, इसका मतलब कि जो है उससे मुक्ति हो गई, तो हम इसे किस में कर देते हैं भाई? ऋण मुक्त है, कन्यादान जैसे अपदान में कर देते हैं। तो ऋण मुक्त तो चलो अपदान में चला जाएगा, लेकिन जो कन्यादान है वो अपदान में जाएगा, वो किस में जाएगा? संबंध में। कन्या का दान उससे संबंधित है वो। तो ये वाली गलती बिल्कुल मत करना है, कन्यादान को आप कभी सब अपदान में घुसा दो, ठीक है। तो ऋण मुक्त है और पाप मुक्त है। जहाँ अलगाव का हो जाए तो वहाँ क्या हो जाएगा? अपादान, ठीक है।
अब संप्रदान या फिर करण का देख लो, जैसे ये है हस्तलिखित, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। हस्तलिखित, सूर रचित, ठीक है। हस्तलिखित मतलब हस्त के द्वारा लिखित, तो कर्ण हो जाएगा। सूर रचित, सूर के द्वारा रचित, सूरदास के द्वारा रचित कृतियाँ क्या है, वो सब किस में जाएंगी, कर्ण तत्पुरुष समास में, ठीक है। अब जैसे हमारा एक आ जाएगा ये हो गया संबंध का, ये हो गया अपदान का, तो संबंध अपना कर्ण का हो गया। अब अगर हम देखें संप्रदान का, तो संप्रदान कैसा हो जाएगा, जैसे गौशाला, ठीक है, रसोई घर, तो गौशाला गायों के लिए शाला, रसोई घर रसोई के लिए घर, तो ये सब किस में चले जाएंगे, हमारे संप्रदान में, मतलब किसी के लिए कुछ प्रदान कर देने की जब भी भावना आएगी किस में जाएंगे, संप्रदान। तो अब देखिए जैसे आप बीती है, आप बीती, नगरवास, ठीक है। आप बीती मतलब आप पर बीती, नगरवास मतलब नगर में वास करने वाला, ठीक है, या नगरवासी हो जाएगा। तो एक इसमें चला जाएगा हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास देखो बताने में बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर तत्पुरुष समास के भेद का आधार पूछो थोड़ा मुश्किल हो जाता है बताने के लिए। अब जैसे मान लो रसोई घर आ जाए, तो रसोई के लिए घर, तो संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। अब आ जाए आप बीती, तो आप पर बीती, तो संप्रदान। इसके लिए आपको कारक चिन्हों का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब तत्पुरुष समास के बाद हमारा आता है, थोड़ा आगे लिख लें इसे, कर्मधारय समास। अब जैसे इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें भी द्वितीय पद ही प्रधान होगा, पूर्व पद या फिर उत्तर पद या फिर द्वितीय पद, उत्तर या द्वितीय पद इसमें भी प्रधान होगा, और यह है अपने कर्म को धारण किए हुए होगा। देखो बहुत ही आसान है, पर कभी कभी इसका कन्फ्यूजन पहुंच जाता है किसके पास में, बहुविधि के पास में। तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। कर्मधारय में कोई भी अगर हमारा उदाहरण लिखा हुआ है, अगर वो उदाहरण किसी मतलब तीसरे अर्थ का बोध करवा रहा है, तो बिना सोचे समझे आप बहुविधि लगा दोगे, लेकिन वो तीसरे का बोध नहीं करवा रहा है तो आप केवल उसे कर्मधारय में ही लगाओगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले नीलकमल, ठीक है, और उसमें विशेषण और विशेष्य होंगे, मतलब एक शब्द विशेषता बताएगा और दूसरा जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी वो भी साथ में ही होगा। नीलकमल, कमल तो हो गया देखो शब्द, उसकी विशेषता क्या है, नीला है वो, ठीक है, तो नीलकमल हो गया। अब जैसे इसका एक उदाहरण क्या हो जाएगा, नील गाय हो जाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा इसका महात्मा, और इसका जो विच्छेद करने पे आता है का है जो, जैसे कि नीलकमल, नीला है जो कमल, नील गाय, नीली है जो गाय। अब महात्मा, महान है जो आत्मा। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखेंगे, परमानंद, चलो ये लिख लो परमानंद, कि परम है जो आनंद, वो क्या है, परमानंद, मतलब कर्मधारय। एक तरीके से यह अपने कर्म को धारण किए हुए है, कि मतलब नील कमल है, कमल अपने कर्म को धारण किए हुए कि नीला है जो कमल। तो महात्मा महान है जो आत्मा, परमानंद परम है जो आनंद। चलो ये हो किसके, कर्मधारय के उदाहरण। अब हम देखेंगे द्विगु के उदाहरण, क्योंकि तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु हमारा एक साथ आते हैं, तो हम इसे एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे भी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, नंबर फर्स्ट अव्ययभाव हो गया, नंबर 2 तत्पुरुष, नंबर 3 कर्मधारय। चलो दोबारा लिख लेते हैं। अब इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लें, नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। एक तरीके से वहम सा बन जाता है कि मतलब हमें तो सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन आप सबको पता है कुछ टाइम के बाद में हमारा जो पढ़ा हुआ है वो लगभग हम थोड़ा बहुत भूल जाते हैं, तो उसका रिवीजन करना होता है। रिवीजन करने के लिए आप बार बार वीडियो देखो या फिर आप नोट्स बना लो, ठीक है। बेहतर है कि आप नोट्स बना लो, क्योंकि अपने नोट्स बने हुए जो हैं उसमें हम बाद में बहुत ही कम समय में रिवीजन कर सकते हैं, बहुत ही आराम से। अब जो हमारा नंबर 4 समास है वो क्या है, द्विगु समास। हमें इसका भी पता है कि इसमें अगर पदों की प्रधानता के आधार पर देखा जाए तो बहुत ही आसान है, इसमें भी हमारा उत्तर पद या फिर द्वितीय पद ही प्रधान होगा। और इसमें एक और जो खास बात है, इसका जो प्रथम पद होगा वो संख्या वाला होगा, प्रथम पद संख्यावाचक होगा,
ये बात आपको बता दी गई है। अब संख्यावाचक होगा ये इसकी पहचान भी करवाता है, जो इसकी विशेषता है। कभी कभी इसकी संख्यावाचक होना इसके लिए कभी कभी हानिकारक भी बन जाता है, उसके एग्जाम्पल्स भी हम आपको देंगे। तो प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा, ठीक है। और यह हमेशा समूह का बोध कराएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। अगर समूह का बोध नहीं करवा रहा तो संख्यावाचक होने के बावजूद भी ये हमारा द्विगु समास बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे कि अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे द्विगु समास के। नवग्रह, तो देखो नव संख्या आ गई तो होना चाहिए ग्रह, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, बिल्कुल सही द्विगु समास है, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। नंबर आगे क्या देखेंगे हम? नवरात्रि, 9 रातों का समय, ठीक है, नवरात्रि हो जाएगा। अब हम देखेंगे देखो चौराहा, तो क्या हो जाएगा? 4 रास्तों का समूह। और हम क्या देखेंगे भाई? चौलड़ी, 4 लड़ियों का समूह, ठीक है। और हम देखेंगे क्या? तिराहा, 3 रास्तों का समूह। तो संख्यावाचक दिखा हमने बिल्कुल बिना सोचे समझे क्या लगा दिया? द्विगु समास। लेकिन कोशिश करना उसका अर्थ निकालने की, समूह का बोध करवा रहा है तो हमारा द्विगु होगा, नहीं तो संख्यावाचक होने के बावजूद भी द्विगु नहीं होगा। जैसे कि नोट डाल के अब आप एग्जाम्पल्स लिखिए। एक दंत, एक दंत, आपको पता है एक संख्यावाचक है, लेकिन एक दंत तो बहुवीर्य हो जाए, क्योंकि ये क्या है? एक है दंत, जिसका वो क्या है भाई? गणपति जी। तो तीसरा अर्थ निकल गया इसका। तो लेकिन एक दंत संख्यावाचक आ रहा है, लेकिन समूह तो नहीं है। एक है दांत, इसका समूह कहाँ बना? तो ये किस में जाएगा? हमारा बहुवीर्य में जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, संख्यावाचक होने के बावजूद भी बहुवीर्य कैसे बन जाएगा। अब आ जाते हैं हम दशानन पे। 10 है आनंद जिसके, देखो 10 संख्या आ गई ना, हमें क्या पता है कि संख्यावाचक तो द्विगु होता है, लेकिन संख्या आने के बावजूद भी द्विगु समास ना होकर हमारा क्या बनेगा? बहुवीर्य समास, क्योंकि दशानन किसको बोलते हैं हम? रावण को, ठीक है। 10 है आनंद जिसके, तो क्या हो जाएगा? दशानन। अब इसी तरह से जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग एग्जाम्पल है वो पंचवटी है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। अभी काफ़ी ज़्यादा मतभेद है किताबों में भी, अगर आप देखोगे तो किसी भी एक किताब में फिक्स नहीं कि पंचवटी आपका द्विगु होगा या फिर बहुवीर्य होगा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूँ पेपर में क्वेश्चन करके आने का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको बहुवीर्य और द्विगु एक साथ मिल जाए, लेकिन अगर एक साथ मिल भी गया तो भी आपको बहुवीर्य को प्रधानता देनी है। पहली बात तो ऐसा होगा नहीं कि एक साथ मिल जाए, अगर एक साथ मिल गया तो आपको बहुवीर्य लगाना बिना सोचे समझे, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। बहुवीर्य नहीं है तो द्विगु लगा दो, क्योंकि पंच संख्या लिखी हुई है। तो ये बात समझ में, द्विगु समास के जो आपको उदाहरण जो कन्फ्यूजिंग भी हो सकते थे वो आपको बता दिए गए हैं। अब इस तरह का देखो सारा एग्जाम्पल्स आपको मैं भी नहीं बता सकता, आपको खुद भी करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा आपको? कि समूह का बोध, अगर समूह का बोध हो रहा है तो द्विगु समास, समूह का बोध नहीं हो रहा तो फिर चेक करो वो बहुवीर्य में जा रहा होगा 100%, ठीक है। तो कर्मधारय में जो कन्फ्यूजिंग थे वो आपको बता दिए, ऐसे ही द्विगु में हो गया। अब ये तो नोट करते रहो भाई, साथ के साथ नोट्स बनाते रहो अपने। अब हम देखेंगे नंबर 4, जो कि है द्वंद्व समास, ठीक है भाई। द्वंद्व समास मतलब इसमें दोनों ही पद हमारे प्रधान होंगे, ये बात आपको बता दी गई है ना। स्टार्टिंग वीडियो यहीं से करी थी मैंने कि समास क्या होता है? 2 शब्दों का मेल होता है। जब 2 शब्द हैं तो कभी कोई प्रधान होगा, कभी कोई सा प्रधान होगा। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 भेद बताए गए थे आपको। और पहला क्या था? अगर पूर्व पद या फिर पहला पद हमारा प्रधान हो तो क्या था? अव्ययभाव समास था। अगर हमारा द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हो तो हमारे 3 समास थे। मैन था, तत्पुरुष के 2 भेद थे, कर्मधारय और द्विगु समास। अब अगर 2 ही शब्द दोनों ही प्रधान हो गए तो क्या बनेगा हमारा? द्वंद्व समास। अगर दोनों पद प्रधान हो तो क्या बनेगा? द्वंद्व समास। और एक और खास बात ध्यान रखने वाली क्या है कि दोनों जो शब्द होंगे हमारे वो विपरीत अर्थक होंगे, मतलब लगभग विपरीत अर्थ सा देंगे, ठीक है। और योजक चिन्ह से जुड़े हुए होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल्स आपने बहुत सारे पढ़े होंगे। माता पिता पढ़ रखा है ना भाई, माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, ठीक है। तो आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। पति पत्नी देखा होगा, दिन रात देखा होगा, है ना। पति पत्नी हो गया और दिन रात हो गया। ये वाले एग्जाम्पल्स हमारे बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। अब जो एग्जाम्पल्स आते हैं पेपर में
वो इन्हीं से लगभग बने हुए हैं। जैसे कि अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स नोट करके आप लिखोगे अब द्वंद्व समास के, जैसे पापा पाप, ठीक है, तो आपको दोनों पाप ही पाप दिख रहे हैं, तो विपरीत अर्थक तो नहीं। लेकिन जब आप उसको तोड़ोगे, समास विग्रह करोगे, तो ये बनेगा पाप और अपाप। अपाप का मतलब क्या हो जाएगा? पुण्य। पाप और पुण्य, तो विपरीतार्थक हो गए ना दोनों। तो ये भी किस में जाएगा? हमारा द्वंद्व समास में। ठीक है, अब जाएगा हमारा लाभा लाभ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? लाभ। और ये हो जाएगा हमारा दूसरा वाला अलाभ, मतलब हानि। तो लाभ और हानि हो गया। अच्छा, अब आप मुझे बताओगे तो इस हिसाब से दिनों दिन क्या होना चाहिए? दिनों दिन, रातों रात, ये भी कुछ है जैसे ही है ना। तो अव्ययी भाव समास में और द्वंद्व में कन्फ्यूजन कहाँ पे होगा हमारा? यहाँ होगा। ये पापा पाप जो मिक्सर वाले हैं, लाभा लाभ, देवासुर, ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल्स जो होंगे आप इनका समास विग्रह करके देख लोगे कि समास विग्रह करके हमारा क्या बन रहा है। देव और असुर बन जाएगा, वहाँ विपरीत अर्थक हो जाएगा। अब ये दिनों दिन है, तो दिन और दिन ही तो हुआ, विपरीत कहाँ हो गए? दिन रात होता तो देखा जाता। यहाँ पर रातों रात हो गया, यहाँ पर दिनों दिन, यहाँ पर रातों रात और हाथों हाथ। तो ये आपको बताया गया था, अगर ऐसे लिखे हुए हैं तो किस में जाएंगे? अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव समास। तो आप कन्फ्यूजन दूर हो रहे हैं ना। द्विगु और बहुव्रीहि का कन्फ्यूजन अभी भी दूर किया था, और द्वंद्व और अव्ययी भाव का समास यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर हो चुका है। ठीक है, तो ये द्वंद्व समास के उदाहरण थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण थे, और ये वो उदाहरण हैं जो आपको लगेंगे कि द्वंद्व के हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि इस तरह के एग्जाम्पल द्वंद्व में होंगे, और ये अव्ययी भाव के समास होंगे, अव्ययी भाव समास के उदाहरण। ठीक है, तो इनको बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना है और काफ़ी समझ के पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 6 और लास्ट समास, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुव्रीहि समास। पदों की प्रधानता के आधार पर हम बिल्कुल आगे बढ़े हैं। पहला पद प्रधान अव्ययी भाव समास, द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान तो हमारा तत्पुरुष, उसके दो भेद कर्मधारय और द्विगु हो चुके हैं हमारे। अब अगर दोनों शब्द प्रधान थे तो द्वंद्व हो गया, और दोनों में से कोई तीसरा पद प्रधान होगा तो क्या बनेगा? हमारा बहुव्रीहि समास होगा। मतलब जब हम समास का समास विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ कोई तीसरा निकलेगा, तो क्या बनेगा? हमारा बहुव्रीहि समास बनेगा। जैसे इसमें देखो क्या है मैंने परिभाषा, तो वो ये आपको सभी को पता ही है कि अन्य पद प्रधान हो। पूरी परिभाषा आपको पता ना हो क्या, कुछ कीवर्ड्स पता होने चाहिए, क्योंकि आपका पेपर डेस्क्रिप्टिव नहीं होगा कि आपको पूरी परिभाषा, लेकिन कीवर्ड्स पता होने चाहिए। मैंने आपको पूरे वीडियोज में, पहले वाली वीडियो में, इस वाली में बस कीवर्ड्स पे ध्यान दिवाया है कि कीवर्ड्स क्या क्या है हमारे। बहुव्रीहि समास अन्य पद प्रधान, अगर पेपर में आ भी गया है कि वह समास बताइए जिस समास का अन्य पद प्रधान होता है, तो क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास। आसानी से लगा दोगे ना। अगर वो बोले कि वह समास बताइए जिसमें विशेषण विशेषण होता है, भाई ये क्या हो गया? हमें तो पद बताए गए थे, विशेषण और विशेषण कहाँ से आ गया? जब बात करेंगे विशेषण और विशेषण की, तो किसकी बात करेंगे भाई? कर्मधारय की। बताया था ना आपको कि एक पद विशेषण होगा, एक पद विशेषण होगा। तो ये भी ध्यान रखना है, बस कीवर्ड्स ही बताए मैंने आपको, उन्हीं पर ध्यान रखो, वही आप क्वेश्चन आराम से बनवा देंगे। या फिर जहाँ पे कहे कि जहाँ वह समास बताए जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं या दोनों पद विपरीतार्थक होते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। तो आपको कैसे भी घुमा फिरा के पूछो, जो कीवर्ड्स हमने आपको बताए हैं, अगर आप उन कीवर्ड्स पर ध्यान रखोगे तो आप कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी पेपर आराम से, समास में कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। बस कीवर्ड्स पर ध्यान देना है आपको। बहुव्रीहि समास के देखो एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो आपने बहुत ज़्यादा सुन भी रखे होंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं भाई? सबसे पहले तो यही होगा भाई, दशानन। ठीक है ना, दशानन, ये तो आपने पढ़ाई होगा बहुत बार। ठीक है, पंचमुखी, ठीक है, और चतुर्भुज। ठीक है, ये आपने पढ़ रखे होंगे। देखो अब ये कहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, दिख रहा है आपको कुछ? दशानन, पंचमुखी, चतुर्भुज, सब में संख्या यानी स्टार्टिंग में, तो क्या होना चाहिए थे? द्विगु, लेकिन ये तो क्या हो रहे हैं? बहुव्रीहि।
10 आनंद, 10 हैं आनंद जिसके, तो क्या हो जाएगा वो हमारा रावण जी, और वो क्या हो जाएगा भाई बहुव्रीहि समास। पंचमुखी, 5 है मुख जिसके, किसको बोलते हैं ब्रह्मा जी को, तो ये भी तीसरा अर्थ निकल गया ना। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है, अब क्या हो जाएगा भाई चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला क्या हो जाएगा भाई, वो भी हमारे विष्णु जी हो जाएंगे। ठीक है, अब एक दंत हो जाएगा हमारा, संख्यावाचक होने के बावजूद भी ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं बहुवीरी के हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा गणपति जी। मतलब हमें ध्यान देना है तीसरे अर्थ पे, बस कीवर्ड्स पर ध्यान दो। द्विगु होगा तो समूह बनाएगा, संख्या भी होगी और समूह भी बनाएगा। ठीक है, चक्रपाणी, एक दंत, वीणापाणी। ठीक है, और पंचवटी लगता है। और अब आ जाता है तिरंगा, जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग एग्जाम्पल है। तिरंगा 3 रंगों का समूह। ठीक है, तो ये समूह भी बना रहा है, तो ये तो उसमें होना चाहिए द्विगु समास में, तो ये द्विगु समास में भी जाता है और बहुवीरी में भी जाता है। तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है हमें। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो समास हैं आपको विद एग्जाम्पल्स, और देखो एग्जाम्पल्स आपको बेशक कम दिए गए हों, लेकिन एग्जाम्पल्स के साथ आपको जो कीवर्ड्स बताए गए हैं आपको उन पर ध्यान देना है। उन्हीं कीवर्ड्स आप अपने पेपर में क्वेश्चन कर पाओगे। नसीब अच्छा हुआ तो इन्हीं में से आपको लग जाएंगे पेपर्स में, और अगर कोई दिक्कत वाली बात भी है तो इन्हीं की जो कीवर्ड्स हैं उनमें से आपको क्वेश्चन 100% है, आपको कीवर्ड्स पर ध्यान देना बस कि कौन कौन से कीवर्ड्स बताए गए थे समास के समय पे। तो समास यहाँ पे हमारा खत्म होता है। तो देखो अब हम देखेंगे संधि। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि संधि क्या होती है, 2 वर्णों का मेल क्या होती है संधि, और 2 शब्दों का मेल क्या होता है समास। और वर्ण हमारे कैसे होते हैं, वो या तो स्वर होंगे या व्यंजन होंगे या फिर विसर्ग होंगे। तो उसके आधार पर हमारी संधि के 3 भेद आपको बताए गए थे। सबसे पहला क्या था भाई स्वर संधि, जैसा आपको नाम से पता चल रहा है कि संधि कौन सी होगी स्वर संधि। तो स्वर संधि में दोनों शब्द क्या होंगे हमारे, दोनों वर्ण स्वर होंगे। नंबर 2 क्या है हमारी व्यंजन संधि, इसमें हमारे दोनों वर्ण क्या होंगे व्यंजन। गलत है ना ये बात, बिल्कुल गलत बात है। पहला वर्ण क्या होगा स्वर और दूसरा क्या होगा व्यंजन। केवल स्वर संधि ऐसी है जिसमें दोनों वर्ण स्वर, दोनों जो वर्ण हैं वो स्वर होंगे। और व्यंजन संधि में ये बात मैंने सही गलत लिखी है, व्यंजन में पहला क्या होगा व्यंजन और दूसरा स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है ये। स्वर संधि अगर मान लो आपसे पूछा जाए वह संधि बताइए जिसमें पहला वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन कुछ भी हो, तो वो क्या होगा व्यंजन संधि। स्वर संधि ही ऐसी है जिसमें दोनों वर्ण स्वर होंगे। व्यंजन में पहला व्यंजन और दूसरा स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, नाम के हिसाब से होगा। देखो विसर्ग संधि है तो पहले वर्ण में क्या होगा विसर्ग होगा, पहले वर्ण में विसर्ग होगा, और दूसरे वर्ण में क्या होगा स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। तो ये बात समझ में आ गई, बहुत ही आसान है। अब स्वर और स्वर के आधार पर 5 भेद थे अगर आपको याद हो। नंबर 1 क्या था हमारा दीर्घ संधि, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि सब कुछ इसमें दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ स्वर मतलब आ, ई, ऊ और बड़े वाला री। तो जहाँ भी आपको ये वाले शब्द बनते हुए दिखाई दें, ये वाले वर्ण बनते हुए दिखाई दे संधि के स्थान पर, तो वहाँ क्या होगा हमारा दीर्घ संधि होगा। अब देखो इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। देखो अगर हम आके देखें तो विद्यालय, ठीक है, पुस्तकालय, धर्मार्थ, ठीक है, और पुरुषार्थ, यह किसके हो गए हमारे आ के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब महिष, ठीक है, गिरीश, कपीस और देवी इच्छा, ये इसमें ई उसमें मेल होगा, बड़ी ई बन जाएगा। तो क्या है देवी इच्छा, बड़ी ई दिखे देखो इसमें केवल आपको आ दिखा, ठीक है, इसमें आपको केवल बड़ी ई की मात्रा दिखी। ये क्या हो गए हमारे आ वाले हो गए, ई वाले हो गया, ऊ वाले देखियो वधूर्मी, वधूर्मी। ये अगर आप विच्छेद की बात करेंगे ना तो देखो विद्यालय, विद्या धन आल्य, पुस्तक धन आल्य, धर्म धन अर्थ, पुरुष धन अर्थ, इस तरह से बनते जाएंगे। आपको विच्छेद भी सिखा देंगे, ठीक है।
महिष महाजम धन ईश हो जाएगा, गिरीश गिरजम धन ईश हो जाएगा, ठीक है। अब वधूर्मी वधु, वधु में आएगा छोटा ऊ और ऊर्मी हो जाएगा बड़े वाला, तो क्या बनेगा हमारा बड़ा ऊ, ठीक है, वधूर्मी हो जाएगा हमारा। अब जैसे देखो गुरु उपदेश, तो गुरु उपदेश हो जाएगा यूँ, समझ में आ रहा है ना। इसमें बड़े वाला देखो, जो ये है ये छोटे वाला है और ये जो ऐसा घूमता है ये बड़े वाला है। आपको बहुत ध्यान से समझना है, इसमें मात्रा अगर रह के बाद में लग रही है, ठीक है। तो वधूर्मी और गुरु उपदेश किसके हो गए हमारे बड़े ऊ की मात्रा वाले। अब जो री वाले हैं वो हो जाएगा देखो मातृ ऋण, तो क्या आ जाएगा मातृ प्लस ऋण, तो मातृ ऋण। और पितृधन ऋण, तो क्या हो जाएगा पितृ ऋण। यहाँ पर जो ये है ना ये 2 बार है, ऐसे हो गए ऐसे, मतलब जो री का ये लगता है ना ये 2 बार लगेगा री वाला, तो ये बड़ी री हो जाएगी। कुल मिला के बात ये है। तो ये हमारे जो है दीर्घ संधि के एग्जाम्पल्स थे उदाहरण। अब देखिए हम देखेंगे नंबर 2 संधि क्या है हमारी, गुण संधि, ठीक है। गुण संधि में देखो आपको क्या बताया गया है। और नंबर 3 क्या है हमारी वृद्धि संधि। अगर आप इन दोनों को बस ध्यान से देखोगे तो इनमें थोड़ा सा ही फर्क है गुण में और वृद्धि में। गुण संधि की आपको बताई गई थी कि आपको सिंगल मात्रा मिलेगी और वृद्धि संधि में आपको डबल मात्रा मिलेगी। देखो कहाँ मिलेगी, संधि के स्थान पर, जहाँ पर संधि हो रही होगी वहाँ आपको सिंगल मात्रा मिलेगी। जैसे देखियो महेश, नरेश, बिल्कुल आसान सा एग्जाम्पल है, देवेश, ठीक है, देवेंद्र, तो ये किसके हैं भाई नरेंद्र। तो ये किसी गुण संधि के एग्जाम्पल, बहुत ही आसान लगे ना, पर पेपर में आएंगे आपको ध्यान रखना कीवर्ड क्या, सिंगल मात्रा। सिंगल मात्रा कहाँ, संधि के स्थान पर, यहाँ पे ये वाला संधि के स्थान पर क्या होगा सिंगल मात्रा हो, तो क्या बनेंगे वो हमारे गुण संधि। वृद्धि संधि में क्या बताया आपको कि डबल मात्राएं मिलेंगी, जैसे एक एक, ठीक है, तथैव, सदैव, इस तरह से जो भी आपको मिलेगा। जरूरी नहीं कि आपको ये एग्जाम्पल मिले, आपको ध्यान किस पर रखना है, बस कीवर्ड्स पर, जो हमारे कीवर्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उन्हीं पर ध्यान रखना है। गुण संधि में आपको सिंगल मात्रा पर ध्यान रखना है और वृद्धि संधि में आपको केवल डबल मात्रा पर ध्यान रखना है। अब देखिए नंबर 4 हम देखेंगे यण संधि। यण संधि के बारे में आपको पहले ये बताया था मैंने कि इसमें जो है यह और वह, इन दोनों से पहले आपको आधे आधे वर्ण मिलेंगे, आधा वर्ण मिलेगा। ये है इसकी ट्रिक, जैसे कि करने के आपको देखियो सत्येंद्र, प्रत्येक, न्यून, अत्यधिक, ठीक है, ये सब क्या है भाई हमारे, और प्रत्येक हो गया। ये से पहले क्या आ रहा है आधा वर्ण आ रहा है, जैसे अब महत्व है, ठीक है, तत्व है। तो इस तरह से जो जितने भी ये उदाहरण है हमारे, इसमें वह या यह उससे पहले आधा आपको वर्ण मिले, तो वो क्या मिलेगा हमारा यण संधि होगी, ठीक है। जैसे अत्यधिक, अत्यल्प हो जाएगा, स्वल्प हो जाएगा, ये सभी किसके उदाहरण है हमारे यण संधि के। और स्वर संधि का जो अंतिम है वो क्या है अयादि संधि। इसमें आपको बताया गया था कि संधि के स्थान पर फिर आपको शब्द बोलोगे तो आए या फिर आए, आओ या फिर आओ का भाव मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाए आए आए, ठीक है, आओ या आओ का मिलेगा, ठीक है। जैसे कि और इसमें देखें अभाव हो जाएगा, ठीक है। चलो ये भी है, नायक है और गायक है, नायक है गायक है, ठीक है, और सहायक है। तो जिनमें भी आपको आए या आओ इसका वो मिले आपको बोलते टाइम, जब आपको लगे कि आए आ गया या फिर आए आ गया, फिर आओ आ गया, फिर आओ आ गया, तो क्या हो जाएगा हमारा अयादि संधि है। तो इस तरह से हमारा जो स्वर संधि है वो सारी की सारी खत्म हो चुकी। देखो अब हम देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के देखो कोई भेद तो है नहीं, लेकिन इसके रूल्स थे। रूल्स आपको जो है पहली वीडियो में बता दिए गए हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप चेक कर सकते हो। तो व्यंजन संधि के मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि अहंकार, वाग्मय, सम्मान, सद्गति,
ठीक है। और हमारे बहुत सारे हैं, जैसे परिच्छेद, विच्छेद, ठीक है, और वृक्षछाया, और हमारे हो जाएंगे वाग में हो जाएगा, ठीक है, और आडंबर हो जाएगा। तो ये जो है हमारे किस में जाएंगे, दिगंबर हो जाएगा, दिक प्लस अंबर। तो ये सब किस में जाएंगे, व्यंजन संधि। अब देखो जो विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि के उदाहरण बहुत ही ज़्यादा सिंपल से हैं। इसमें आपको बोलते टाइम हल्का सा रुकना पड़ेगा। जैसे आपको देखियो दुशासन, एग्जाम्पल देखियो, दुशासन, नमस्ते, नीरस, निरोग, ठीक है। तो निश्चल, तो ये सब किसके उदाहरण है हमारे, विसर्ग संधि के। मतलब जब भी आप विसर्ग संधि को पढ़ोगे तो आपको हल्का सा रुकना पड़ेगा, हल्का सा। वो रुकाव ठहराव जो है वो क्या है, विसर्ग संधि में। तो मैं बस आपको अगर डायरेक्ट बताना चाहूँ कि अगर आपको पेपर में कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर केवल ये पूछे कि विसर्ग संधि है, व्यंजन है या फिर स्वर है, स्वर के आपको भेद बता दिए गए हैं। मतलब 3 में से अगर आप किसी 2 को भी ट्राई कर लेते हो तो जो नहीं है वही हो जाएगी। तो तीनों को अगर आप याद करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 तो पक्की मजबूत होगा, तीसरा आप अपना पता कर लोगे। तो यहाँ पे हमने आज इस पूरी वीडियो में समास और संधि बिल्कुल अच्छे से ख़त्म करी है। अच्छे से मतलब आपको पहले पढ़ा दिया गया था परिभाषाएं और उनके कीवर्ड्स, अब उनके आधार पर आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के बिल्कुल भी नहीं होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।